नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कल शाम को यानी कि 21 जुलाई 2025 को अचानक से देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा कि हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति का आभार किया, प्रधानमंत्री का आभार किया और अपनी मंत्रिपरिषद का भी उन्होंने आभार किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए बताया कि हाँ, स्वास्थ्य से जुड़े कारण थे। लेकिन जिस तरीके से सदन के पहले दिन कार्रवाई हुई और पहले लोकसभा में जो जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जब जज हुआ करते थे, उनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया था, जिसका मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक कमेटी का गठन किया। उन जजों की कमेटी ने आंतरिक रिपोर्ट बनाई और सुप्रीम कोर्ट को दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लेकर आइए। तो 21 जुलाई 2025 को मॉनसून सत्र का पहला दिन था। इसी पहले दिन पहले लोकसभा में प्रस्ताव दिया गया महाभियोग के लिए। उसके बाद विपक्ष ने राज्यसभा में यह प्रस्ताव दिया। देखिए, किसी को मतलब महाभियोग लाने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है कि लोकसभा में अगर आप महाभियोग के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं तो कम से कम 100 सांसदों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, तब वो प्रस्ताव आएगा। राज्यसभा में भी लगभग कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तब वहां प्रस्ताव आएगा। लेकिन लोकसभा में 152 सांसदों ने सिग्नेचर किया और राज्यसभा में भी लगभग 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। अब लड़ाई क्या हुई, क्या मसला हुआ, आपको अगर याद हो तो जब जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला उफान पर था, लोग जिस वक्त बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा मीडिया की सुर्खियों में मुद्दा छाया हुआ था, उस वक्त जगदीप धनखड़ का एक बयान आया था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बयान मैं आपको सुनवाऊंगा भी। वो बड़े तल्ख लहजे में उन्होंने सवाल उठाए थे कि आखिर जजों के घर से अगर इस तरीके से कैश मिलेगा, उसकी जांच कैसे होगी, क्या लोगों को न्याय पर भरोसा रह जाएगा, इस तरीके की बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। अब एक थ्योरी ये भी चल रही है कि जब लोकसभा में सरकार के द्वारा महाभियोग के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया गया, 152 सांसदों के सिग्नेचर भी हो गए, उसके बाद विपक्ष ने राज्यसभा में किया, तो क्रेडिट कौन लेगा? ये क्रेडिट की लड़ाई है या कुछ और है, वो भी बात यहां पर चल ये भी रहा है कि किसी के द्वारा फोन किया गया जगदीप धनखड़ को, उसके बाद जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन ये इससे क्या अब ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है, क्या ये खटाई में पड़ सकता है या फिर क्या कुछ इसमें होगा? जो यशवंत वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, वो जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब जैसे प्रस्ताव ये आया जिस दिन, उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को उन्होंने विपक्ष के प्रस्ताव को सिर्फ संज्ञान में लिया था। उस पर आगे के फैसले के लिए मंगलवार का दिन यानी कि 22 जुलाई का दिन तय किया था कि उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, जबकि लोकसभा में सरकार से पहले ही पेश कर चुकी थी। उससे पहले ही उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे देते हैं और इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद अब फैसला लेने की जिम्मेदारी राज्यसभा के उपसभापति के ऊपर आ गई है। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है, जो जेडीयू से जुड़े हुए जेडीयू के नेता हैं। विपक्ष द्वारा वर्मा को हटाए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं स्वीकार करते हैं। हालांकि संविधान में कहा गया है कि अगर एक ही दिन संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव आता है तो फिर दोनों सदनों के सभापति बैठक कर 3 सदस्यीय कमेटी गठित करते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत कोई भी प्रस्ताव दोनों सदन में एक दिन पेश किया जाता है तो उसके लिए प्रक्रिया अलग हो जाती है। ऐसे में अगर प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग तारीखों पर आता है तो जो प्रस्ताव पहले सदन में दिया गया था उसे विचार में लिया जाता है और दूसरा प्रस्ताव गैर अधिकार क्षेत्रीय हो जाता है। ऐसे में प्रस्ताव सिर्फ सदन में पेश किया जाता है तो उस सदन के पीठासीन अधिकारी को प्रस्ताव पर विचार करने और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होता है। जस्टिस वर्मा के मामले में एक दिन के अंदर दोनों सदनों में प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा में सरकार लाई, राज्यसभा में विपक्ष लाया, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया विपक्ष के प्रस्ताव को राज्यसभा वालों को। सदन में दोनों ही सदनों में एक ही दिन दी जाती है। संसद के दोनों ही सदनों में ये
प्रस्ताव एक ही दिन में आ जाता है। हालांकि अब इसके ऊपर कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब देखना होगा कि हालांकि इससे पहले 6 बार जजों के खिलाफ महाभियोग आया, लेकिन कोई जज अब तक हटाया नहीं जा सका है। जस्टिस वर्मा वाले जो प्रस्ताव है, जो लोकसभा और राज्यसभा को अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर संयुक्त रूप से कमेटी बनाई जाएगी। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा उपसभापति मिलकर 1 और 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाएंगे, जो बना दी गई है, जिससे एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा जाएगा। अब यहां बुनियादी बात यह है कि इस समिति ने जो पाया है कि बुनियादी जो आरोप है, जांच रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं, संसद में अगर उस पर बहस होती है तो इस प्रक्रिया में आरोपी जज को सफाई देने का मौका मिलता है। नियम यह भी है कि जिस संसद सत्र में प्रस्ताव पेश किया उसी में फैसला हो जाना चाहिए। अगर कमेटी पाती है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो जज को हटाने के लिए महाभियोग पास करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होगा। भारतीय संसद में लोकसभा के 543 सांसदों में नंबर करीब 362 का बनता है। तो अब यहां ऐसा कहा जा रहा है कि क्रेडिट लेने की लड़ाई है। अगर ये पहले सरकार ने जैसे लोकसभा में पेश कर दिया, अगर सरकार ही सिर्फ लोकसभा में पेश करती और किसी अगले दिन राज्यसभा में विपक्ष पेश करता, तो फिर पहले विचार में मामला लिया जाता किसका, लोकसभा का, जो सरकार ने पेश किया है। अब इसे लेकर क्या कुछ बहस हुई है या वाकई में स्वास्थ्य कारण जो धनखड़ साहब ने दिए हैं वो है। अब मामला धीरे धीरे खुलेगा, परतें धीरे धीरे खुलेंगी, वो जानकारी अभी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तक मामला यही है कि क्या धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब यशवंत वर्मा का जो महाभियोग है वो फंस जाएगा या फिर इसमें देरी होगी, क्योंकि अब जो है हरिवंश नारायण सिंह इसको संभालेंगे। अब वो इसे इजाजत देते हैं, इजाजत नहीं देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बाकी अब जाते जाते सुनिए कि किस तरीके से बड़े तल्ख लहजे में यशवंत वर्मा के ऊपर टिप्पणी की गई थी जब वो कैश कांड हुआ था। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, and ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosure by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosive, alarming explosive. Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India, and the input indicated culpability. Input did not lead to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now the nation waits with bated breath. The nation is resting because one of our institutions, to which people have looked up always with highest respect and deference, was put in the dock. It is now over a month. Even if it is can of worms, even if there are skeletons in the cupboard, time to blow up the can, time for its lid to go out, and time for the cupboard to collapse. Let the worms and skeletons be in public domain so that cleansing takes place.